हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस क्लास में आप मोमेंटम बेस्ड एंड नेस्ट्रो बेस्ड एल्गोरिदम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक ये पढ़ चुके हैं। एंड व्हाट वी केम टू नो फ्रॉम दीज कि आप स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करते हैं, फास्टर है देन द बैच, मिनी बैच। तो स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में आप हर एक पॉइंट को कंसिडर करते हैं ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए। एंड इसमें भी बैच तो बनती है, बन जाती है, ठीक। बट द पॉइंट इज कि आप कोशिश ये कर रहे हैं और स्पीड अप करने का। एंड क्योंकि आपको कन्वर्ज करना है मिनिमा पर, ठीक है, ये आप चाह रहे हैं, फाइन। तो कन्वर्जेंस के लिए ऐसा है कि वो होगा, लेकिन हम और क्विकली चाह रहे हैं क्योंकि डेटा सेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इट विल टेक अ टाइम। ओके, तो भाई मुझे दूसरी और ऑप्टिमाइजेशन अल्गोरिदम्स या टेक्निक्स चाहिए, ठीक। तो उसके लिए आपको मोमेंटम बेस्ड पढ़ाया एंड फिर नेस्ट्रो पढ़ाया। ये दोनों अल्गोरिदम्स है, दोनों टेक्निक्स आपको पढ़ाया। मोमेंटम बेस्ड के अंदर ये था कि आप जो है मोमेंटम प्रोवाइड करेंगे जिसमें ग्रेडियंट्स जो हैं उनको सेव करेंगे, हम प्रीवियस ग्रेडियंट्स को वी आर गोइंग टू सेव, ठीक है, प्रिजर्व करना है हमें ग्रेडियंट्स को। तो हुआ ये v, दैट इज व्हाट यू हैव टू कंसिडर, एक पैरामीटर v एंड वन पैरामीटर बीटा जो कि मोमेंटम कोएफिशिएंट है, जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। इन जनरल अपन 0.9 या 0.99 लेते हैं, ठीक है, ऐसा करके लेते हैं। और हम कहते हैं v डैश इज इक्वल टू v डैश इक्वल टू v माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू। ये कहा था, ऐसा बोलते हैं v को, v डैश इक्वल टू v माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, ऐसा बोलते हैं कि हम बीटा लेकर चलते हैं। v डैश इज इक्वल टू बीटा v माइनस 1 माइनस बीटा, ठीक है, इसलिए करेक्ट करिए आप इसे, 1 माइनस बीटा, ठीक है, डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, ये लेकर चलते हैं, ठीक है। तो इनिशियली यदि आप मोमेंटम या वी जीरो ले रहे हो, कोई बात नहीं, ठीक है, एंड दैट विल बी 1 माइनस बीटा, then this is the gradient of the loss with respect to the weight, you are going to get the velocity। and then फिर आप उसको आगे रख देते हो, w डैश इज इक्वल टू w माइनस अल्फा वी या अल्फा वी डैश, इससे आप नया वाला वेट निकाल लेते हो। ये मोमेंटम बेस्ड है, ओके, फाइन। एंड जैसा कि आप यहाँ देखो, एक नया पैरामीटर कोएफिशिएंट के साथ इंट्रोड्यूस हुआ, वेलोसिटी के नाम पे, मोमेंटम के नाम पे ये इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। एंड ये कहा गया कि जल्दी से काम होगा क्योंकि वेलोसिटी है, लेकिन फिर आपने इसके ड्रॉबैक के बारे में भी बात करी कि वेलोसिटी बढ़ेगी, डाउनहिल जाएंगे, तो ये जो मॉडल है ये क्या हो जाएगा, इट विल डू मोर ऑसिलेशंस, ये प्रॉब्लम हो जाएगी।
इसके साथ, तो ऑसिलेशंस इसके अननेसेसरी हो जाएंगे। तो अभी भी आपका जो गोल है कि जल्दी से जल्दी पहुंचना, उसको एक जो है सेटबैक हो सकता है बिकॉज ऑफ द ऑसिलेशंस। ठीक है, तो क्या करा जाए उसके लिए? ये कहा गया कि आप नेस्ट्रो का यूज करें, जो कि लुक अहेड के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ओके, और नेस्ट्रो में आपने कहा कि आप थोड़ा सा आगे से चलिए, स्टार्ट फ्रॉम अ बिट अहेड देन द वन विच यू आर डूइंग इनिशियली। ठीक है, तो क्या कहा गया आपसे नेस्ट्रो में? आप डब्ल्यू डैश का ग्रेडेंट निकालिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे से, मतलब आप यदि इस पॉइंट पर हैं तो आप इस पॉइंट से आप कंसिडर करिए अपने आप को, लुक अहेड यही होता है। ठीक है, सो यू हैव टू कैलकुलेट डब्ल्यू डैश, जो कि क्या होगा? डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा वी। ठीक है, एंड देन फिर आप जो कर रहे थे वो तो करना ही है आपको इनिशियली। वी डैश इज इक्वल टू बीटा वी माइनस वन माइनस बीटा डेल एल बाय डेल बी डैश या डेल डब्ल्यू डैश। ठीक है, यहां डब्ल्यू डैश लो। ठीक है, तो पहले आप लुक अहेड निकालिए, ये वाला नया वेट वेट निकालिए आप। ठीक है, एंड देन फिर वेलोसिटी निकालिए, एंड देन ऑब्वियसली इस वेलोसिटी को रखना है आपको, और अब नया वाला वेट निकालना है। डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू व्हाट इट इज, डब्ल्यू माइनस अल्फा वी डैश, ये आपको करना है। ठीक है, फाइन, इस तरीके से आपको करना है। हाँ, डब्ल्यू माइनस अल्फा वी डैश, ठीक है, वही लिखा है मैंने यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो लुक अहेड करा पहले तो। ठीक है, एंड फिर उसके बाद बात करिए आगे की। ऑल राइट, तो ऐसा है, लुक अहेड से क्या फ़ायदा होगा? वही जो अननेसेसरी ऑसिलेशंस हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, बच जाएंगे। स्पीड तो है ही ऑलरेडी, मोमेंटम तो लेके कंसिडर चल ही रहे हो ना, तो मोमेंटम तो गया नहीं है, स्पीड आपके पास ऑलरेडी है। और जब स्पीड है तो डेफिनेटली अब आप जो है वो क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो इस अप्रोच को, बट अननेसेसरी ऑसिलेशन से बच जाओगे तो ठीक है, आपको और जल्दी से एंड कन्वर्जेंस मिल जाएगा। ओके, तो ये लुक अहेड का कॉन्सेप्ट था, नेस्ट्रो का कॉन्सेप्ट था। अब क्या है कि इनके ऊपर बेस्ड कोड्स भी हैं मेरे पास जो हम देखना चाहेंगे। जैसे कि इरीस का डेटा सेट मैंने ले लिया है, इनको अप्लाई करना चाह रहा हूँ, इन ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम्स को प्रैक्टिकली देखना चाह रहे हैं कि कैसे क्या काम करते हैं, कैसे यूज़ करना है। तो इरीस डेटा ले लिया मैंने, एंड उसको लोड भी कर दिया, फिर मैंने एक्स और वाई ये कर लिया। ठीक है, फीचर्स बना दिया, टारगेट बना लिया। अब क्या है कि वो इरीस का डेटा है, तो उसमें जो टारगेट है वो मल्टी क्लासिफिकेशन वाला है, 3 क्लासेस हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर उसका मैंने क्या कर दिया, वन हॉट एनकोडिंग कर दिया। ठीक है, आई कन्वर्टेड दैट इनटू वन हॉट एनकोडिंग। ठीक है, ये काम कर दिया। एंड जो वाई वाला है ना, टारगेट का एनकोडिंग कर दिया है ना, वन हॉट एनकोड। एंड देन फिर यहाँ पर उसको स्प्लिट कर दिया डेटा को ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से, एंड देन स्केल कर दिया डेटा को। स्केल यानी एक्स वालों को स्केल करना पड़ेगा, है ना, एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट वाले दोनों को स्केल करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क में आप ये जानते ही हैं कि वो स्केल्ड डेटा चाहिए। तो ये काम तो आपको करना ही करना पड़ेगा। अब टारगेट आपका जो मल्टी क्लासिफिकेशन वाला था, इसलिए वन हॉट एनकोड यहाँ पर करा। ठीक है, ये रीज़न बना।
एंड देन ऐसा करने के बाद यू कन्वर्टेड द डेटा इनटू टेंसर। ठीक है, ट्रेन इसको टेंसर्स में कन्वर्ट करा। ठीक है, अब ये यहाँ पर कोड में पाई टॉर्च लगाई गई है, इसलिए ये थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा। पाई टॉर्च, एक मिनट रुके, टाइप टेंसर फ्लो ही है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, टेंसर फ्लो ही है। ठीक है, तो क्या करा, यहाँ पर डेटा को टेंसर्स में कन्वर्ट करा, लर्निंग रेट 0.01 रखा, ईपो 50 रख दिए, आपके ऊपर है, आप जैसा भी करना चाहें, छोटा सा आर्किटेक्चर बना के रख दिया। ठीक है, एक डेंस लेयर जिसमें 10 न्यूरॉन, दूसरी डेंस लेयर जिसमें 3 न्यूरॉन, एक्टिवेशन फंक्शन सॉर्ट मैक्स ये ले लिया, क्योंकि आप जानते हैं सारी क्या बात चल रही है। ठीक है, तो इनपुट शेप 4 है, क्योंकि आपके पास सीरीज के अंदर 4 ही फीचर होते हैं इनपुट देने के लिए। ठीक है, जो कि होता है लेंथ, ब्रेड्थ, विड्थ और हाइट, ये 4 फीचर होते हैं, न्यूमेरिकल फीचर्स हैं, ये आपने दे दिए। ठीक है, और 10 आपने न्यूरॉन ले लिया, आपके ऊपर है आपको कितने न्यूरॉन लेना है, आपके ऊपर है आपको कितना बड़ा आर्किटेक्चर बनाना है, इट्स अप टू यू, कर दीजिएगा। ठीक है, आप अपना आर्किटेक्चर में चेंज कर दीजिएगा। डेंस लेयर में मैंने 3 न्यूरॉन ले लिया, एक्टिवेशन सॉर्ट मैक्स कर दिया, यानी मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लूंगा सभी आउटकम्स की क्या चांसेस हैं। और ये सॉर्ट मैक्स रखने के लिए भाई ऐसा रहा कि यहाँ पर मैंने स्पार्स नहीं करा। ठीक है, स्पार्स को फॉल्स कर दिया। ठीक है, आप देखेंगे ऊपर यहाँ स्पार वन हॉट एनकोडिंग करना है, स्पार्सिंग नहीं करना। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ एक बात और है कि सर वन हॉट एनकोड जो हुआ है, क्या आप हमें उस आउटपुट को दिखा सकते हो। ठीक है, यहाँ प्रिंट तो नहीं करा था मैंने, बट लेट मी री रन द कोड। ठीक है, तो अच्छा ये चलना शुरू हो गया, मैं प्रिंट करवा दूँ तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, प्रिंट करवा देता हूँ तो आपको वन हॉट एनकोडेड दिखना शुरू हो जाएगा कि वो क्या है। ओके, हियर इट इज, फाइन, ये चल रहा है आपका पूरा, एक्यूरेसी आ रही है 86। ठीक है, आर्किटेक्चर चेंज हो सकता है। ठीक, तो लेट मी प्रिंट दिस वन हॉट एनकोड। ठीक है, ये रहा। ओके, ये 100 1 0 ऐसा करते हुए, एंड देन 0 1 0 0 1 0 ऐसा करते हुए, एंड देन 0 0 1 होगा। ठीक है, तो आप ये जानते ही है ना, यदि आपके पास 3 क्लासेस हैं, 3, ठीक है, तो सिटोसा, वर्जिनिका एंड वर्सी कलर। जब सिटोसा 1 होगा तो ये दोनों 0 होंगे, जब वर्सी कलर 1 होगा तो ये दोनों 0 होंगे, वर्जिनिका, और ये 1 होगा तो ये दोनों 0 होंगे। तो ऐसे ही तो बनता है, वन हॉट एनकोडिंग में यही काम होता है, आप अल्टीमेटली को डमीज बना रहे हो, सीधी सी बात है। ठीक है, तो कर दिया है ना। ओके, लेबल नहीं दिया, ओके, 0 1 2 लेबलिंग नहीं करिए, वन हॉट एनकोडिंग करिए, और वन हॉट एनकोडिंग कर दी, और स्पार्स फॉल्स करा है, तभी जाके यहाँ पर स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी नहीं लिया, यहाँ पर सिर्फ कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी ही है। ऑप्टिमाइजर खास है, वो मैंने लिया है सकोस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, जिसका लर्निंग रेट 0.01 रखा है। ठीक है, एंड आपके ऊपर है, आप इसको चेंज कर सकते हो, देख सकते हो क्या हो रहा है, उससे रिजल्ट्स बेटर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ग्रेडियंट डिसेंट या ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, tf.optimizers.sgd के नाम से है ये। ठीक है, दैट्स व्हाट यू कैन टेक, एंड यू कैन check the results what you are getting। ओके, ये काम किया जा सकता है, फाइन। इन जनरल भी जैसे आपने यहाँ पर एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट लिया था, यदि आप इसको टेंसर्स वगैरह, ये अलग अपनी जगह है, आप एक्स टेस्ट और एक्स ट्रेन वो यहाँ ले सकते थे फिटी के अंदर। ठीक है, ये इस टाइप का भी काम हमने करा है, लेट मी कॉपी द कोड। ठीक है, ले लेते हैं, इस कोड को कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, नए यहाँ पर पुटअप करते हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ जो मॉडल डॉट फिट है, यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा एक्स अंडरस्कोर टेस्ट। ठीक है, एंड देन बैच साइज तो अभी ऐसा कुछ लिया नहीं है, सकोस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट है, ई पोज इतना है। ठीक है, एंड ये जो आपने इन्हें वो करा है, ठीक है, टेंसर्स में कन्वर्ट करा है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ।
ठीक है, लॉस एंड एक्यूरेसी जो है आपको निकालना है, वो आप निकाल सकते हो। ये एक्स ट्रेन एंड ये वाई ट्रेन होना चाहिए था, एक्स टेस्ट नहीं, आपने मुझे बोला नहीं। ये एक्स टेस्ट, एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन है। यहाँ एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट। ठीक है, एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट है, मॉडल को उस पर एवेल्युएट करना है एंड देन जो भी कुछ चीज़ें हैं वो देख लेंगे। ठीक है, लेट मी रन द कोड अगेन। ठीक है, ये रिजल्ट आया, ये ट्रेनिंग हो गई। ठीक है, तो आपने जो पढ़ रखा वो कलाकारी करो, ये कोई इशू नहीं है ना। वरना पता चले आप बोलोगे कि सर ये आपने ये टेंसर वेंसर में कन्वर्ट कर दिया, ये कहाँ से क्या लेकर आए। देर आर वेरियस ऑप्शंस विच कैन बी डन। ठीक है, अब यहाँ डेटा सेट को टेंसर्स में कन्वर्ट किया गया है, ये एक्स ट्रेन और एक्स वाई ट्रेन जो है उसको करके और शफल कर दिया डेटा को। ठीक है, वगैरह वगैरह कर दिया, बैच 2020 की बैच बना बना के शफल वगैरह कर दिया। तो डेटा के ऊपर कई कलाकारी करी जा सकती। द रीज़न ये है कि मैं जब ट्रेनिंग करने के लिए दूँ ना मॉडल को, तो उसको सीधा सपाट डेटा ना मिले, उसको कन्फ्यूज्ड डेटा मिले, मतलब अलग अलग प्रकार के डेटा पॉइंट्स मिले, तो वो मॉडल की कैपेबिलिटी बढ़े। ठीक है, समझने में। तो यहाँ डेटा को शफल करके बैच बना के कुछ भी कर कुरा के दे दिया और ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्टिंग डेटा सेट बना लिया। और फिर आपने यहाँ पर क्या कर दिया था, मॉडल के अंदर फिट कर दिया है ट्रेन डेटा। मैंने बोला कि यार अब ये चीज़ तुमने पहली बार देखी ऐसा, कि ऐसे कन्वर्ट करते हैं टेंसर फ्लो में, तो हटा दो यार, फिर इसे मत करो परेशान। फिर मैंने आपको बोला कि ये तो काम, इसको हटा दो यहाँ से। तो जो रेगुलर काम करते आ रहे हो वो कर लो, यही करते थे ना आप। ठीक है, मॉडल डॉट फिट में एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन रखते थे, नंबर ऑफ इटरेशंस करते थे, चाहते तो बैच साइज भी लिख देते हैं यहाँ पे। बैच साइज इक्वल टू जितनी देना है आपको, 8 16 जितनी देना है वो दे सकते थे, ये काम कर सकते थे, और फिर कैलकुलेट कर लेते क्या प्रेडिक्शन आ रहा है। तो वैसे ऊपर मुझे करने के बाद, ठीक है, शफल अफल करने के बाद जो रिजल्ट्स मुझे मिले, यहाँ आप देखोगे वो 86 कुछ ऐसा कुछ मिला है। ठीक है, टेस्ट एक्यूरेसी कितनी है, ये 93। ये कब आई है, ये 93 एक्यूरेसी कब आई है? ओके, इस पर आई है। The test accuracy is 93 with this particular code, and the code which we have used currently उस पर कितनी accuracy आई है? It is coming to be like 0.89, थोड़ा accuracy कम है। आप सोचोगे सर सेम डेटा है ना, डेटा सेम, ग्रेड एंड डिसेंट सेम, सब पूरा सेम, एक्यूरेसी में बदल गया, एक्यूरेसी में पॉइंट ये 89 करके आया, तो ठीक है, हो सकता है। ऑल राइट, तो यहाँ तो मुझे खास से बताना सकॉस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, और हमने यहाँ हर एक पॉइंट पर ग्रेडियंट कैलकुलेट करा, क्योंकि बैच साइज तो दिया नहीं ना मैंने। यदि बैच साइज देता तो फिर बैच में होता वो, लेकिन विदाउट बैच साइज दिया है तो ऑब्वियसली देख सकते हो आप कि ऐसा करके स्कोर आ रहा है। ठीक है, तो ये कोड है, आप इसको, ये दिखने के लिए तो छोटा कोड है, लेकिन आप ये मानिए कि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स इस कोड से सॉल्व हो सकते हैं, ऐसे कोड से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको कई बार मैं टोक भी चुका हूँ, मल्टी क्लासिफिकेशन को सबसे ध्यान से करना, बाइनरी क्लासिफिकेशन में कोई ज़रूरत नहीं है। बाइनरी क्लासिफिकेशन में तो यहाँ पर एक ही न्यूरॉन आता और यहाँ एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मोइड आ जाता, और यहाँ पर आप बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी कर देते, वो सब ठीक है, बाइनरी का पता है। खास करके इस पे देखना, चेकआउट करना मल्टी क्लासिफिकेशन पे क्या करना है। ठीक है, उसके हिसाब से आप जो है वो ध्यान रखिए। और यदि आप इनको कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, वन हॉट एनकोड कर रहे हो, यदि वन हॉट नहीं करते एनकोड तो स्पार्स होता वो, ये भी ध्यान रखना। यदि वन हॉट एनकोडिंग नहीं कर रहे होते तो वो स्पार्स होता। यदि ये भी देखना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है। ओके, लेट मी पिक अप अगेन इसी प्रॉब्लम को एक तरीके से और बताता हूँ। मत करो वन हॉट एनकोडिंग, ठीक है, इसको भी हटाओ, ये टेंसर वेंसर हटा दो। ठीक है, इसको हटाओ, ये वन हॉट एनकोड को भी हटा दो, नहीं करना मुझे। लेट मी कीप वाई एज इट इज। ठीक है, वो ऐसा कि ऐसे ही रहेगा, एंड यहाँ पर भी वाई रखो। ठीक है, यहाँ पर भी वाई रखो, हटाओ वन हॉट एनकोडिंग। हाँ, स्टैंडर्ड स्केलिंग तो करना पड़ेगी, जो आपके ट्रेनिंग जो एक्स वाले फीचर्स होते हैं ना उनको तो स्केल करके देनी पड़ेगा आपको, उसका मैटर नहीं। ठीक है, और यहाँ पर क्या करोगे, शॉर्ट मैच लगा रखा है, यहाँ स्पार्स करो, स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी, ऐसा करो, और अब ट्रेन करो।
देखिए मॉडल डॉट फिट एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, ये करो। एंड यहाँ पर एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट, एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट, ये करो। ठीक है, इतनी बात है। लेट मी रन द कोड। ठीक है, ये देखिए ट्रेनिंग चल रही है। ऑल राइट। एंड देख रहे हैं अपन, ये देखिए स्कोर 0.89 आया है, आएगा वही। लेकिन द थिंग इज कि आपको आपको ये पता होना चाहिए क्या प्रिंट करके दिखाना है। वाई क्या, कौन सी वैल्यू, विच वैल्यू यू वांट मी टू प्रिंट। ये तो ये कर दिया ना, ट्रेन तो कर दी। ठीक है, और अब कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए अब की बार कि कब स्पार्स यूज करना है और कब स्पार्स यूज नहीं करना है। कोई इशू नहीं आना चाहिए। मैं यदि y को वन हॉट एनकोड नहीं करता हूं मल्टी क्लासिफिकेशन में, यदि मैं y को वन हॉट एनकोड नहीं करता हूं तो लॉस फंक्शन स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी होगा। और यदि मैं y को वन हॉट एनकोड करता हूं मल्टी क्लासिफिकेशन में, ये वन हॉट एनकोड करता हूं, तो कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी होगा लॉस में। ये ध्यान देना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन वैल्यूएबल है, कब क्या करना है कब क्या नहीं करना है। वो कई बार ये करने के बावजूद भी वो लफड़े होते हैं, आते हैं, लेकिन जब तुम प्रैक्टिकल करोगे, प्रॉब्लम में फंसोगे, तब आपको ये चीज़ें याद आएंगी। अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना है, एंड आई होप कि आपको आंसर मिलेगा। लेकिन अभी तो इतना बता दूं मैं, क्योंकि पता नहीं रहता ना यार कि क्या बात है, कब कब बाइनरी, कब कब जो है मुझे बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लिखना है, कब कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी लिखना है, कब स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी लिखना है, मेरे को पता ही नहीं रहता। अब पता चल गया। ठीक है, तो भाई ऐसा है, मल्टी क्लासिफिकेशन में जितने नंबर ऑफ आउटपुट रहते हैं आखिरी लेयर पे उतने नंबर ऑफ न्यूरॉन और शॉर्ट मैक्स फंक्शन, ये रखना है। ठीक है, एंड यहां पर आपके पास मल्टी क्लासिफिकेशन में दो स्थिति है। एक तो ये है कि वन हॉट एनकोडिंग करके दे रहे हो टारगेट को, तो कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी लिखे रहने देना। यदि वन हॉट एनकोड नहीं करके दे रहे हो तो स्पार्स कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी देना, बस वो उठा लेगा। खैर मेरा उद्देश्य तो एसजीडी था बताने का। ठीक है, और इन कोड के माध्यम से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सकॉस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, यानी हर एक पॉइंट पर आपका, हर एक पॉइंट पर यहाँ ग्रेडियंट निकल रहा है। एंड दैट इज व्हाट you are doing here is w dash is equal to w minus अल्फा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, यही काम हो रहा है। ठीक है, वहां पे एंड देन फिर आगे बढ़े और मैं ग्रेडियंट चेंज कर देता हूं अब। ठीक है, ग्रेडियंट चेंज कर देता हूं और मेरा जो ग्रेडियंट है अब मोमेंटम है, इसको ले लेता हूं। तो मोमेंटम इक्वल टू 0.9, ये ले लेता हूँ। ये आपकी जो है बीटा की वैल्यू होगी, मोमेंटम कोएफिशिएंट बीटा की वैल्यू होगी। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्टिमाइजर जो है आई एम गोइंग टू टेक, अब यहाँ उसने क्या कर दिया, एस ले लिया और मोमेंटम ले लिया, एस विद मोमेंटम, ऐसा करके बोलते हैं इसको। इट्स कॉल्ड एस एस विद मोमेंटम। ठीक है, ऐसा कहा जाता है इस ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को, सकोस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट विद मोमेंटम। ठीक है, तो आपने सकोस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट तो लिए लिया, पिछली बार सिर्फ लर्निंग रेट था, इस बार आपने मोमेंटम और जोड़ दिया जो कि 0.9 है। यानी हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएशन करो, मोमेंटम निकालो। ठीक है, बाकी तो जैसा ये ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग तुमको जैसा करना है वैसे ही करो, कोई बात नहीं। इस कोड को मैं फिर उठा रहा हूँ। ठीक है, लेट मी टेक पिक अप दिस कोड। अब वो क्या है कि फिर आपको यहाँ कुछ और चीज़ें यूज़ करी गई हैं दैट विल क्रिएट एन इशू। या तो एक काम करता हूँ, नई वाली नोटबुक खोल लेता हूँ। ठीक है, ऐसा है। ऑल राइट, हटाओ इसे। ठीक है, ट्रेनिंग के लिए क्या करना है यू नो, इसको भी हटा दो, टेंसर में भी नहीं करना मेरे को, हटा दो। हाँ, तो भाई क्या चल रहा है, वन हॉट एनकोडिंग कर रखी है, तो कोई बात नहीं, कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी का इस्तेमाल कर लेंगे।
ठीक है भाई, ये करा, इतना है, ठीक है, ये हो गया। एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, लेट मी पिक अप दिस थिंग, मॉडल डॉट फिट, ट्रेन करने के लिए इसको मैं यूज कर लेता हूँ। कंपाइल हो गया, मॉडल डॉट फिट करके नंबर ऑफ ईपोज जो है, लेट मी टेक इट एज 50, ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, ये 50 कर लेते हैं। यहाँ पर टेस्ट के लिए भी वही कर देते हैं, एक्स टेस्ट एंड वाई टेस्ट, एक्स टेस्ट कॉमा वाई टेस्ट, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, एंड रन करते हैं। ठीक है, देखते हैं। ऑल राइट, ठीक है, अभी तो पहले वो सारी लाइब्रेरीज को कंसिडर करेगा, उसके बाद फिर ट्रेनिंग शुरू करेगा। ठीक है, तो भैया ट्रेनिंग शुरू कर दी, और टेस्ट एक्यूरेसी आ गई 100%। अब आप बोलोगे इरीज के डेटा है, सेम डेटा है, मेरे को पहले 0.89 एक्यूरेसी मिल रही थी, लेकिन जब मैंने मोमेंटम लगा दिया इसके अंदर, ठीक है, जब मैंने इसके अंदर मोमेंटम लगा दिया, ये देखो, सकोस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट विद मोमेंटम, तो आप बोलो मोमेंटम के नाम से अलग को ग्रेडियंट डिसेंट है क्या? नहीं भाई, अलग नहीं है, आपको एसजीडी के साथ ही मोमेंटम लगाना पड़ेगा। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। और ये काफी अच्छी जो है वो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। कई आप अब ज्यादातर एडम यूज करते हो ना, एडम ऑप्टिमाइजेशन। भाई हुआ ये था कि कई प्रॉब्लम ऐसी थी जहां पर एसजीडी विद मोमेंटम एडम को टक्कर दे रहा था, और एडम उसके आगे कमजोर पड़ रहा था। आपने ज्यादातर एडम ही देखा है, ऑप्टिमाइजर इक्वल टू एडम, है ना? वो पढ़ाऊंगा आगे, लेकिन आपने देखा वही है ज्यादातर। लेकिन ऐसा रिसर्च पेपर्स में है कि एडम भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था इसके आगे, एसजीडी विद मोमेंटम के आगे। तो फिर जो रिसर्चर्स ने, उन्होंने एडम डब्ल्यू नाम से एक नई ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम निकाली, लेकिन इतनी पॉपुलर नहीं है वो। एडम पॉपुलर है, एडम पॉपुलर हुई, और उसकी पॉपुलैरिटी इतनी रही कि आपने हर एक कोड में एडम लगाई। एडम क्या होती है आपने पढ़ा नहीं है, लगाई हर जगह है, वो तो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं एसजीडी विद मोमेंटम इज अ बेटर अप्रोच, इसको अपन रिजेक्ट नहीं कर रहे। और देखो, टेस्ट एक्यूरेसी उठा के 1 कर दी इसने, और जो भी है ये जल्दी कन्वर्ज करेगा। उद्देश्य यही था ना कि भाई तू हर एक पॉइंट पे ग्रेडियंट निकाल, लेकिन मोमेंटम के साथ जल्दी कन्वर्ज कर, ये हम चाहते हैं। तो ठीक है भाई, क्या करना पड़ा आपको, ये देखो। अब आप यदि मेरे साथ हैं, मेरे से पढ़ रहे हैं, तो ये डीप लर्निंग के कोड ना, ये सब वैसी समझ में आ जाने चाहिए। कोई डाउट है क्या? बोलो, बताइए। लाइब्रेरियों के बारे में सब जानकारी है आपको। वन हॉट एनकोडिंग भाई टारगेट की कर दी आपने, ठीक है, वन हॉट एनकोडिंग आपने टारगेट की कर दी। नहीं करते तो स्पार्स लेते, कर रहे हो तो स्पार्स को फॉल्स कर दो। और आपको लग रहा है सर ये भी थोड़ा सा बड़ा बड़ा कोड हो गया, हटा दो इसको, ये 2 लाइन भी हटा दो, सीधा इस डेटा लोड मारो, ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट कर दो, स्केल कर दो, और ये आपके ऊपर है कितना क्या डिफाइन करना। और यहां पर आर्किटेक्चर बना दो। आर्किटेक्चर भी, अब मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आनी चाहिए आर्किटेक्चर में। एक्टिवेशन रेलू लेना है, इनपुट पहला वाला लेयर होती है, बाद में 2-4 लेयर और जोड़ दो। और आपको लगता है सर मॉडल ओवरफिटिंग हो रहा है, तो एक काम करो, ड्रॉप आउट लगा दो। और ओवरफिटिंग हो रहा है सर, बैच नॉर्मलाइजेशन लगा दो। और हो रहा है रेगुलराइजेशन भी, पता है आपको, L1 L2 दोनों को कंबाइन करना है तो कंबाइन भी कर दो। आप में से कई लोग जो हैं, जो मेरी उस वाली बैच में है, जनरेटिव भाई, वहां पर भी ये कोड करें, इस टाइप से बताया मैंने। तो आपको सब तरकीबें पता हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं।
अभी इसको अभी ये मैं अभी मॉडल डॉट फिट कर रहा हूँ, यदि मैं हिस्ट्री इक्वल टू कर दूं तो मैं हिस्ट्री का प्लॉट भी बना सकता हूँ। उससे पता चल जाएगा कि क्या स्थिति बन रही। अपन हिस्ट्री का प्लॉट बना सकते हैं, ठीक है, एमएससी का, उससे पता चल जाएगा, लॉस फंक्शन प्लॉट हो जाएगा। ओके, और देख लो भाई, लॉस कम ही हो रहा है, लॉस और एक्यूरेसी दोनों का बनेगा, क्योंकि ये तो क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है ना, तो लॉस एक्यूरेसी दोनों का बनेगा। और एक चीज और, यहां पर आप चाहते तो वैलिडेशन भी ले लेते, वैलिडेशन स्प्लिट इक्वल टू ले सकते थे, ठीक है, वो कर सकते थे आपने। तो पता है आपको, आप जानते हैं कि इससे ज्यादा और क्या है। तो ये एस जी डी विद मोमेंटम है ना, अलग से कोई ऐसा ऑप्टिमाइजर नहीं है टी एफ डॉट कैरास डॉट ऑप्टिमाइजर्स डॉट मोमेंटम ना, इस नाम से नहीं होगा, एस जी डी मोमेंटम मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद भाई ये कर दिया, एंड देन फिर मेरे को नेस्ट्रो भी था, ठीक है, नेस्ट्रो भी बताना था। तो एस जी डी विद मोमेंटम हुआ, ठीक है, देन यहां पर नेस्ट्रो नाम का एक पैरामीटर और आ जाएगा, नेस्ट्रो इक्वल टू ट्रू, बाकी कुछ नहीं करना भाई, सेम वही लर्निंग रेट मोमेंटम ईपो सब पूरा वैसे ही, सिर्फ ऑप्टिमाइजर इक्वल टू एस जी डी मोमेंटम एंड नेस्ट्रो ये लिख देना, दैट्स इट। ये सर आज द क्वेश्चन। यस सर, आपने कुछ पुटअप करा, ठीक है। सो ऐसा है, जस्ट मेक नेस्ट्रो इक्वल टू ट्रू। यस सर, आज द क्वेश्चन। By mistake it happened. अच्छा, बाय मिस्टेक, ओके ओके। तो ऐसा है कि मोमेंटम तो था ही, आप नेस्ट्रो इक्वल टू ट्रू और कर दीजिए एस जी डी के साथ, तो वो नेस्ट्रो वो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक हो जाएगी, कोई अलग से नहीं बनाने का ऑप्टिमाइजर, यही चलेगा, चलने दो। ओके, और आप करना चाह रहे हो तो ये देखो, कंट्रोल सी, इसी कोड के अंदर मैं मोमेंटम तो बता ही चुका हूँ, एक काम करता हूँ, इसी कोड को पूरा कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, और यहाँ पर मैं नेस्ट्रो इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, ये काम मैं कर देता हूँ। स्पेलिंग सही है, नेस्टीरो, नेस्टीरो इक्वल टू ट्रू, सही है, देन रन द कोड। अच्छा एक बात बताइए, ये कुछ जल्दी तो नहीं हो गया? एक्यूरेसी 100%। अच्छा मैं बताता हूँ जल्दी हुआ या नहीं हुआ है, आप एक काम करना, पहले सिर्फ एस जी डी देखो, सिर्फ एस जी डी देखो, ये था आपका सकोस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एस जी डी, ठीक है, इसको मैं रन कर रहा हूँ ना, इसका इसका देखना प्रोसेसिंग, ठीक है, ये रिजल्ट आया, ये कितना ले रहा है पर स्टेप, कितना ले रहा है 5 मिली सेकेंड्स, ठीक है, ये कितना स्टेप ले रहा है 5 मिली 6 मिली सेकेंड्स, यहां भी कुछ बता तो वैसे रहा है 5 मिली सेकेंड 6 मिली सेकेंड ऐसे कुछ करके बता रहा है पर स्टेप, ऑन एन एवरेज बता रहा है 3 5 6 4 3, बस इतने मिली सेकेंड्स ले रहा है। लेकिन आप ये ध्यान ध्यान देखिए, ये 3 मिली सेकेंड्स, और ये कितना है 206 मिली सेकेंड्स, यहाँ देखो 278 मिली सेकेंड्स, ठीक है। तो यहां आप ये देखिएगा इस स्थिति में, ठीक है, इन दिस केस, और ये क्या निकाला मैंने, ये तो ट्रेनिंग थी 50/50 तक की ट्रेनिंग हुई थी, ये दोनों क्या है, व्हाट इज दिस, मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये है आपका लॉस और एक्यूरेसी का कैलकुलेशन, ठीक है। आप एक बार मॉडल ट्रेन हो गया, उसका इवेल्युएशन कर रहे थे उसे, शायद यही था, ठीक है, और इनको प्रिंट करवाया मैंने, ये देखो बता देगा, ठीक है, हाँ ये तो है लॉस और एक्यूरेसी। तो कितना कितना कम आप देखिए समय, 3 मिली सेकेंड्स पर स्टेप,
लॉस और एक्यूरेसी में निकालने में, और सिर्फ एसजीडी ले रहे थे तो ये 5 मिली सेकेंड्स और 278 मिली सेकेंड्स ऑन द सेम डेटा. And here on the same data, the loss is calculated in 3 milliseconds and accuracy is calculated in your 206 milliseconds. ठीक है, मतलब ये वही है, उनको प्रिंट करवाने में जो है वो आया है. मतलब मेरा टेस्ट डेटा को इवेल्युएट करने में मेरे को सिर्फ इतना ही टाइम लगा, और ज़्यादा टाइम नहीं लगा बिल्कुल. उससे तो कम ही है. इट्स वेरी लेस देन दैट. और यदि मैं यहाँ पर इसका भी देख लूँ, ठीक है, एक मिनट रुको, ये 3 and 206 ऊपर वाले का देखते हैं, इसमें क्या स्कोर्स आ रहा है. ये देखिए, ये 13 and 462, 13 and 462 इतना आ रहा है, इसमें ज़्यादा आ रहा है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है. यानी सीधी सी बात है, ये क्या था, ये एसजीडी विद मोमेंटम था, ये वाला एसजीडी विद मोमेंटम था. तो इस भाई ने क्या अननेसेसरी ऑसिलेशन मार लिए होंगे, इसी चक्कर में इसको ज़्यादा टाइम लग गया कन्वर्ज होने में. ये देखो 13 मिली सेकेंड्स एंड 462 मिली सेकेंड, इसने कुछ ज़्यादा ही उछल कूद कर ली. लेकिन यदि मैंने नेस्ट्रो कर दिया इसी को, ठीक है, था तो मोमेंटम, लेकिन नेस्ट्रो कर दिया तो अब ये बेटर आ गया. मतलब प्रिडिक्शन करने में इट वाज क्विक देन द एसजीडी, एंड ऑब्वियसली इट इज वेरी मच गुड देन योर योर मोमेंटम ऑल्सो. तो मोमेंटम प्लस नेस्ट्रो और तेज है काम करने में. ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पर क्या करा, वो फाइनली जो है तीनों को ही लिख लिया, तीनों ऑप्टिमाइजर लगाने की बात करी, और तीनों का ही प्लॉट करने की कोशिश कर रहा था यहाँ, कि जो जो इन्होंने कैलकुलेशन करे हैं एक बार इनके प्लॉट बना देते हैं. ठीक है, तो क्या चल रहा है हिसाब किताब, ये रहा इनका प्लॉट, आपको दिखेगा. ब्लू से एसजीडी है, सकोस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, मोमेंटम ऑरेंज से है, एंड नेस्ट्रो ग्रीन से है. ठीक है, तो लॉसेस एंड द ईपो मैं इनका परफॉर्मेंस चेक कर रहा था. तो ऑब्वियसली बात है एसजीडी के लॉसेस कम, लेकिन मोमेंटम विद नेस्ट्रो के लॉसेस और कम पे कम होते चले गए. ट्रेनिंग लॉस फॉर डिफरेंट ग्रेडियंट डिसेंट मेथड्स, ये प्लॉट बना है. तो ऑब्वियसली समझ में आ गया कि एसजीडी से दोनों बेटर मेथड है. ओके, तो आपको यदि आंसर नहीं मिल रहा है, कन्वर्ज नहीं हो रहा है, लॉसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, तो आप ये टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो. आप एस जी डी विद मोमेंटम लगा सकते हो, उससे देख लो, नहीं आ रहा तो नेस्ट्रो इक्वल टू ट्रू कर देना. तो एस जी डी विद मोमेंटम प्लस नेस्ट्रो ये पूरा हो जाएगा, एंड यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट्स फॉर दैट. ठीक है, मिल जाएगा आपको. तो ये कोड वही है, मतलब अलग से कोई बताने की जरूरत नहीं है. आर्किटेक्चर सब सेम है, ठीक है, और बातें हैं सारी पूरी वही. दैट्स व्हाट आई डिड. ठीक है, तो मुझे बताना था आपका एप्लीकेशन पॉइंट कैसे यूज करते हैं. तो अब आपको पता चल गया है, ये सिंपल सा कोड है. व्हेन आई डू शेयर विद यू तो आपको लगेगा अरे बहुत इजी है, कंफर्टेबल है, तो कोई दिक्कत नहीं है. ओके, इतना आप याद रखिएगा. एंड देन अभी भी जो रिसर्चर्स है उनको लगा कुछ और भी हो सकता है. वो कह रहे हैं कि यार तुमने मोमेंटम जोड़ दिया, कोएफिशिएंट ले लिया मोमेंटम का, बाद में नेस्ट्रो भी कर रहे हो, मतलब आपने पूरी पूरी कोशिश करी स्पीड अप करने की, लेकिन अभी भी हमारे पास गुंजाइश है. क्या हम और जल्दी कन्वर्ज कर सकते हैं क्या? इज देयर एनी चांस टू कन्वर्ज फास्टर? हो सकता है. अब देखिए क्या है, मोमेंटम जो है वो क्या करता था, वो प्रीवियस जितने भी ग्रेडियंट्स है उनको प्रिजर्व तो करता था. ठीक है, ये काम है प्रीवियस ग्रेडियंट्स को प्रिजर्व करना, लेकिन और अपन आगे भी बढ़ते चले जा रहे हैं. ठीक है, तो आप यदि इंटरनल खेल देखो ना डीप लर्निंग में तो जबरदस्त है. आपने एलएसटीएम पढ़ा मुझसे 2 दिन, और आप समझ गए होगी कि क्या खेल चलता है एलएसटीएम के अंदर. ठीक है, वहां पर भी अंदर न्यूरॉन है उसके अंदर. ठीक है, वहां भी ट्रेनिंग होती है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, ट्रेन होती है.
एंड ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट टू द जो है दूसरा एलएसटीएम उसको दी जाती है। ठीक है, आपने पढ़ा और समझा कि कैसे क्या वहाँ एक्टिवेशन फंक्शन लगे गए हैं, कौन सी रिजेक्ट करना है, कौन सी रखना है, क्या है, पूरी बातें आपके साथ चर्चा में हुई। ठीक है, तो भाई वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स, इन्हीं फंडामेंटल्स को यूज कर रहे हैं। ओके, और ऑप्टिमाइजेशन तो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि यदि रिसर्च पे आना है तो ऑप्टिमाइजेशन करना है। ऑप्टिमाइजेशन इन द सेंस का मतलब है कि आपको दो चीजों का ध्यान देना है, एक तो रिसोर्सेस और एक आर्किटेक्चर। तो रिसोर्स मतलब आर्किटेक्चर ऐसा बनाओ जो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ज्यादा दे रही हो, लेकिन रिसोर्स कम यूज कर रही हो। बस यही रिसर्च है, और कुछ नहीं। जितने भी पढ़े लोगे आप, जितने पेपर्स हैं उनमें यही होगा कि हमने नया आर्किटेक्चर दिया, नई लेयर ऐड करी, नए कंपोनेंट्स जो हैं वो दिए हैं, और पुराने वालों में से ये फलानी चीज कम कर दी, यही होगा। तो उससे हमने स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ा ली, रिसोर्स कंस्ट्रेंट कम कर दिए, रिसोर्स यूटिलाइजेशन कम कर दी, यही है, यही रिजल्ट है, ये रिसर्च है। अब कोई और आपको पता हो तो मुझे बता दीजिए, आप कुछ और लग रहा हो। ठीक है, तो भाई जब इतनी बातें हुई तो उन्होंने कहा यार मेरे पास जो फॉर्मूला है वो आपने बना के दे दिया कि जो नया डब्ल्यू डैश निकलेगा वो निकलेगा ऐसे करके। ठीक है, यानी आप मोमेंटम जोड़ रहे हो, मोमेंटम इंक्लूड कर रहे हो, लेकिन अभी भी अल्फा तो कॉम एक जैसा ही है, लर्निंग रेट तो एक जैसा ही है, एल आर, यानी आपका जो स्टेप साइज है नीचे जाने का, ग्रेडियंट जो है वो डिसेंट होता है, और आपको कन्वर्ज करने के लिए नीचे जाना है, तो वो तो लर्निंग तो एक जैसी ही है। तो आप ऑब्वियसली एवरी पॉइंट की बात कर रहे हो ना, हर एक पॉइंट पर ग्रेडियंट निकालने की बात कर रहे हो ना, ये तो है। ठीक है, एसजीडी में हर एक पॉइंट पे निकलता है। हाँ, ये बात अलग है, तुम बैच दे दोगे तो बैच बैच का निकाल निकाल के करेगा वो, मतलब पहले उस बैच में जितने पॉइंट्स हैं उनका निकाल के करेगा, ऐसे काम करेगा वो। ठीक है, तो उसमें स्टेप्स ले लेगा वो, एक साथ पूरे डेटा पे काम ना करते हुए स्टेप्स पे ले लेगा, डेटा काम करेगा। ठीक है, ये होता, लेकिन निकालेगा हर एक पॉइंट पे वो ग्रेडियंट। ठीक है, तो उन्होंने बोला यार कुछ पॉइंट काम के, कुछ पॉइंट काम के नहीं है, लेकिन तुम्हारा लर्निंग रेट तो एक जैसा ही है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप जो काम के हैं पॉइंट, तो ऐसा है कि उनको ज़्यादा समय दो पढ़ाने के लिए, वो अलग बात। जो पढ़ने नहीं चाहते उनको भी आप इतने ही टाइम दे रहे हो पढ़ाने के लिए, तो ये तो नहीं जमेगा। लर्निंग रेट को यार आप डायनामिक करो, इसके साथ भी अपन कुछ कर सकते हैं। तो इक्वेशंस में आपके पास जो भी कुछ है, आप उसके साथ क्या कर सकते हो, ये यही बात है। ठीक है, तो आपको कई, आपने प्रोजेक्ट करे, संडे को प्रोजेक्ट करा आपने, ठीक है, योलो 10 वाला प्रोजेक्ट करा। क्या था इस रिसर्च में? ऑथर्स ने योलो 10 में क्या दिया था? उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो ट्रेनिंग होती है इमेजेस पे, उसमें एक काम होता है, काम होता है वो NMS होता है, नॉन मैक्सिमम सपरेशन नाम की एक प्रोसेस है, वो फॉलो होती है। नॉन मैक्सिमम सेपरेशन, इसमें क्या होता है कि आप जो बाउंडिंग बॉक्स बनाते हो इमेज के ऊपर, मतलब एक इमेज पे कई बाउंडिंग बॉक्स बनते हैं, उसमें से एक अच्छा वाला सिलेक्ट होता है। तो हम ये टेक्निक नहीं करते, क्योंकि अननेसेसरी टाइम हमारा वेस्ट होता है इसको बनाने में, इसकी जगह हम कोई दूसरा काम करेंगे। उसने ये बोला, एक पॉइंट ये रखा था योलोटन ने, एक पॉइंट उन्होंने ये रखा था कि हम लॉस फंक्शन भी बदल रहे हैं। हमारा अब जो लॉस फंक्शन होगा वो होगा हंगेरियन लॉस, लॉस फंक्शन भी हम बदल रहे हैं। ठीक है, तो आर्किटेक्चर ने बदल दिया, उसने कहा हम ये स्टेप नहीं करेंगे, हम लॉस फंक्शन ही बदल देंगे।
और हमारी स्पीड और एक्यूरेसी ज्यादा होगी, अल्टीमेटली हम कंप्यूटेशनल कंस्ट्रेंट्स कम करेंगे और छोटे डिवाइस पर भी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिदम चलाएंगे। अब जो बन रही है एल्गोरिदम वो यही आ रही कि लैपटॉप वैपटॉप इन पे तो चलती है, हम चाहते हैं मोबाइल डिवाइसेस पे भी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो। तो योलो 8 के जितने भी वर्जन है आगे, 8.2 8.1, कोशिश यही कर रहे हैं कि हम कम लेस रिसोर्स वाले डिवाइस पर अपनी एल्गोरिदम को चलाएं और डिटेक्शन की स्पीड में कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, एक्यूरेसी बढ़िया मिले। यही रिसर्च है। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है एल्गोरिदम को चलाने की, क्या लेयर लगा रहे हो। ठीक है, तो उन्होंने कहा भैया अल्फा के साथ भी हमको जो है वो मजा नहीं आ रहा, अल्फा कांस्टेंट लेके बैठे हो, तो उसको डायनेमिक करें तो शायद हम कुछ और बेटर हो जाए और जल्दी कन्वर्ज कर लें, अपन कुछ कोशिश करें। तो फिर क्या हुआ कि अलग अलग नाम से और एल्गोरिदम आई, यानी उन्होंने अब अगली ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक लगाई, उन्होंने कहा एडा ग्रेड, यानी एडप्टिव ग्रेडियंट डिसेंट। एडा ग्रेड स्टैंड्स फॉर एडप्टिव ग्रेडियंट डिसेंट, एडप्टिव ग्रेडियंट, यानी कि एडा ग्रेड इज एन इफेक्टिव एल्गोरिथम फॉर ग्रेडियंट बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन। इट अडॉप्ट्स द लर्निंग रेट टू द पैरामीटर्स using low learning rate for parameters associated with frequently occurring features and high learning rate for parameters associated with rare feature। तो लर्निंग रेट को, ये लाइन का मतलब ये है कि लर्निंग रेट तुमने डायनामिक कर दिया। और क्या कह रहा है वो, जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड फीचर हैं, जिनका या जिन वैल्यूज का रेगुलर इस्तेमाल होता है। एक बात बताइए, आप जिन वर्ड्स को, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जिन वर्ड्स को रेगुलरली यूज करते हो, उसको सीखने में टाइम काहे का वेस्ट करना, वाई टू वेस्ट टाइम इन मेकिंग अ मॉडल टू, मतलब मॉडल क्या करना क्या चाह रहे हो, जो रेगुलर यूज होते हैं उसको थोड़ी ना, जो कभी कभी यूज होते हैं उन पर फोकस करो, उसके लिए मॉडल को लर्निंग रेट हाई करना है। जो फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड्स हैं उसके नहीं करना, वो तो आएंगे ही आएंगे, उसमें लर्निंग रेट कम रखो, क्योंकि अभी ये वर्ड यहां पर आया है, फिर आगे जाके फिर आ जाएगा, फिर आगे जाके फिर आ जाएगा, फिर आगे जाके फिर तो इसमें इस पे भी सेम लर्निंग रेट रखने का मतलब क्या है। यदि वैल्यूज रिपीटेड हैं तो उसको बार बार कंसंट्रेशन देख देख के क्यों सीखने के लिए लगे हुए, वो यही बोल रहा है यहाँ। आप बोलोगे कि सर आप तो पढ़ाते हो तो वो नोट्स दिखा दिखा के पढ़ाते हो सकता है तुम्हारे दिमाग में चल जाए कि, तो भाई अब क्या है, आप ऑनलाइन में कहीं बैठे हो, मैं ऑनलाइन में यहाँ बैठा हुआ हूँ, अब मेरे को आपको अट्रैक्ट रखने के लिए कुछ तो दिखाना पड़ेगा, क्या मैं अपने आप को दिखाऊं, मेरे को क्या देखोगे यार आप, उसमें मजा ही नहीं आएगा आपको। ठीक है, मेरे को देख के कोई मजा नहीं आने वाला आपको। ठीक है, तो आपको अट्रैक्ट, या एक स्क्रीन तो मुझे दिखाना पड़ेगी, वहां पर बच्चों को पढ़ाते टाइम ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड रखते हैं मेरे पास, तभी मैं व्हाइट शीट पर, ये समझो मेरा ब्लैक बोर्ड है ये, अब मेरे पास यही ये एक टेक्निक है आपको बताने पढ़ाने के लिए। और अलग से एक व्हाइट शीट पर माउस से कुछ लिख देना, ये इतना आसान काम नहीं, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते अभी आदत सी हो गई है कि व्हाइट शीट पर कुछ लिख दूं मैं। इट्स नेवर बीन ईजी फॉर एनी ऑफ द पर्सन कि आप जो लिख रहे हो, ठीक है, वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। देवेश ठीक बोल रहा हूं, सुन रहे हो, माउस से लिखना, ठीक है, इट्स नेवर बीन ईजी, लेकिन आपको जो है वो पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गई मेरे को, मैं माउस से आई कैन राइट ऑन द वाइट शीट, तो मुझे एक नोट्स या पॉइंट्स रहेंगे मेरे पास, ठीक है, आपको दिखाने के लिए कि देखिए आप यहाँ फोकस रहिएगा, इनको देखकर ही आपको लगेगा। तो ये लाइन क्या लिख रहा है, इट अडॉप्ट्स द लर्निंग रेट टू द पैरामीटर्स विद लो लर्निंग रेट्स फॉर पैरामीटर एसोसिएटेड फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग फीचर्स, यानी वो वैल्यूज, वो फीचर जो फ्रीक्वेंटली ऑकर हो रहे हैं, या मैंने एनएलपी के टर्म्स में बोल दिया कि जो वर्ड्स फ्रीक्वेंटली ऑकर हो रहे हैं भैया, उनको उनको सीखने में कोई ज्यादा टाइम का लगा, ऐसे शब्द या ऐसे फीचर जो कम यूज हो रहे हैं उन पे लर्निंग रेट बढ़ाओ। यही कॉन्सेप्ट के साथ एडा ग्रेड गया था। पहले क्या होता था, नहीं सबको एक ही जैसा टाइम दो, भले फ्रिक्वेंटली आ रहे हो उन पे भी उतनी मेहनत करो, जो कम आ रहे हैं उन पे भी उतनी मेहनत करो, ऐसा करके काम करो आप।
फीचर्स। ठीक है, बट यहां पर आप ये देख पा रहे हैं कि डायनामिक बनाने की कहा गया है। ठीक है, देयरफॉर इट इज वेल सूटेड व्हेन डीलिंग विद द स्पार्स डेटा। जब आपके पास स्पार्स डेटा हो तो इस पर एक स्पार्स डेटा क्या होता है, जहां पर जीरो ज्यादा होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पार्स डेटा। तो आपके पास एक डेटा सेट है जिस पे जीरो ज्यादा है, तो वहां पर ये लर्निंग रेट का, अब देखो भाई, सुनने वाली बात, 1 0 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 1 0 0 0 0 1 1 0। अब यहाँ यहाँ वन आ रहा है, यहाँ वन आ रहा है, यहाँ वन आ रहा है, यहाँ ये इतनी जगह वन आ रहा है। यदि आप, मतलब ये मेरा एक फीचर है F1 F2 F3, मेरे फीचर्स हैं। फीचर F1 में, फीचर F2, आप देखो जीरो की संख्या ज्यादा, वन की कम, तो ये ऑब्वियसली स्पार्स डेटा। स्पार्स का मतलब आपके क्लास के पहले एक और समझा रहा था, ये समझा रहा हूँ। क्या होता है जब तुम डमी बनाते हो ना, डमीज क्रिएट करते हो ना, आपने वन हॉट एनकोडिंग करी थी, ये तो टारगेट पे करी थी, फीचर पे भी करते हैं। जब आपके पास कैटेगरिकल डेटा होता है तो डमी बनते हैं, तो उसमें डमी में यही तो होता है, ज्यादा जीरो हो जाते हैं, जो स्पार्स डेटा हो जाता है। अब आप ये कहो कि सर जीरो पे भी खूब ट्रेनिंग करना, अरे भैया जीरो जीरो पे काहे की ट्रेनिंग करूंगा, यहाँ पे जहां वैल्यू होगी वहां की ट्रेनिंग करूंगा ना, जीरो पे काहे की ट्रेनिंग करना है मुझे, जीरो से जीरो पे ट्रेन करने की क्या मिल जाएगा मेरे को। जहां पे वैल्यू हो, जो सीखना चाहता हो उसको करो, जो नहीं सीखना चाहता उसकी काहे के लिए, उसको लर्निंग रेट काहे के लिए बढ़ा के रखना, सीधी सी बात है। तो हमने ऐसा करा कि लर्निंग रेट जिन फीचर में जीरो की संख्या ज्यादा है, स्पार्सिंग है, वहां लर्निंग रेट कम करो, जहां स्पार्सिंग नहीं है वहां पे बढ़ा दो, ऐसा काम करो। तो अडॉप्टिव करो लर्निंग रेट को, ये बेटर रहेगा, तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा। तो जो काम के टॉपिक्स है उनको पढ़ो एग्जाम के लिए, जो काम के नहीं है उनको लाइटली पढ़ो। अब आप कैसे भी समझ लो इन बातों को, ठीक है। सो द सेम अपडेट रेट मे नॉट बी फिट फॉर ऑल पैरामीटर, है ना, सबके लिए एक जैसी अपडेट नहीं होगी, अपडेट बदलेगी। For example, some parameter may have reached to a stage where only fine adjustment is required, but some parameters need to be adjusted significantly due to small number of matching examples. AdaGrid raises this issue, an algorithm that offers different learning rate. तो वही मैंने कहा कि अब जो अल्गोरिदम आई उन्होंने अडॉप्टिव कर दिया लर्निंग रेट को। अभी तक एसजीडी में लर्निंग रेट फिक्स चल रहा था, अब बदलेगा, बदल गया एडाग्रेड से आने, इसके आने से। दिस मीन्स दैट फॉर ईच पैरामीटर, as its total distance update increases, its learning rate is also slow. वो कह रहा है जैसे जैसे बढ़ते चले जाता है, लर्निंग रेट अपने आप को अपडेट करते हुए घटते चला जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे ग्रेडियंट्स और निकलते चले जाएंगे, लर्निंग रेट कम होते चला जाएगा। ठीक है, अब ये एनएलपी वाला एग्जाम्पल आ गया, जैसे ग्लोब एम्बेडिंग से वो एडाग्रेड का इस्तेमाल करता है, क्यों? क्योंकि वर्ड्स नीड मेजर अपडेट्स एंड कॉमन वर्ड्स नीड्स लिटिल अपडेट, है ना। तो वही मैंने कहा, जो फ्रीक्वेंट वर्ड्स, फ्रीक्वेंटली यूज वर्ड्स है वहां पर कम, जो लीस्ट कॉमन वर्ड्स, कभी कभी इस्तेमाल होने वाले शब्द, उनको याद रखना कठिन है। जो डे टू डे रूटीन में बोलते हैं वो तो याद ही है ना, ये वाला मैटर हुआ। तो एडाग्रेड रिमूव्स द नीड फॉर मैनुअली ट्यूनिंग ऑफ द लर्निंग रेट। यहां मैनुअल नहीं करना कि सर आप इतना, इतनी ट्रेनिंग हो गई तो लर्निंग रेट इतना कर दो, और इतनी ट्रेनिंग हो गई तो अब लर्निंग रेट और जो है वो बढ़ा दो। ऐसा आपको नहीं, करना मैनुअल वैनुअल कोई काम नहीं होता है, या ऑटोमेटिक काम होगा। और ऑटोमेटिक के लिए फॉर्मूला में चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक वही है, चेंज इन द फॉर्मूला। ठीक है, तो देर आर मेनली थ्री प्रॉब्लम दैट अराइज इन एडाग्रेड। द लर्निंग रेट इज मोनोटिकली डिक्रीजिंग, द लर्निंग रेट इन द लेट ट्रेनिंग पीरियड इज वेरी स्मॉल, इट नीड्स टू बी सेट ड्यूरिंग द इनिशियल ग्लोबल लर्निंग रेट। अब ये क्या हो गया, कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि सर आपने कहा कि लर्निंग रेट को डायनामिक बनाना है, लर्निंग रेट को स्टैटिक नहीं रखना है, लर्निंग रेट को बदलना है हमें, कैसे कैसे बदलोगे लर्निंग रेट को, हाउ? आपका फॉर्मूला ये कहता है डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, ये है सर मेरा लर्निंग रेट अल्फा। अब बताओ उसको बदलोगे कैसे?
तो भाई ये क्या काम करता है मालूम है? ये क्या बोला उसने? अडप उसका नाम क्या है एल्गोरिथम का? एडाग्रेड। एडाग्रेड यानी एडाप्टिव ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। ठीक है। तो भाई ग्रेडियंट ना, ये बताओ क्या करेगा? लर्निंग रेट को डिवाइड करेगा ग्रेडियंट से, डेल एल बाय डेल डब्ल्यू, इससे करेगा। मान लो पहले इटरेशन पे ये आया, अगले इटरेशन पे फिर से डेल एल बाय डेल डब्ल्यू। फिर मैं अभी फॉर्मूला और मैं सब बताऊंगा, मैं जनरल स्टेटमेंट लिख रहा हूं अभी रफ। फिर अगले पे फिर से, तो क्या करेगा? ग्रेडियंट से डिवाइड करने का है मेरे को अल्फा को। जैसे जैसे रिटीरेशन बढ़ेंगे, नए टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट ग्रेडियंट्स आते चले जाएंगे यहाँ पर। जिसके कारण, क्योंकि अब क्या होगा, ये एक रेशियो बन गया है ना। अल्फा पहले अकेला था, अब आप क्या कर रहे हो? उसको ग्रेडियंट से डिवाइड करो, सम ऑफ द ग्रेडियंट्स, सम ऑफ ग्रेडियंट्स ये कर रहा हूं। पहले इटीरेशन पे ये था, अल्फा बाय ये आया, दूसरे पे ये और जुड़ गया, तीसरे पे ये और जुड़ गया, ऐसे ऐसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे और जुड़ते चला जाएगा। तो ये कह रहा है कि भाई कुछ आपने कहा डायनेमिक, डायनेमिक कैसे बनाना? डायनेमिक ऐसे बनाना कि लर्निंग रेट को ग्रेडियंट से डिवाइड करना। एक्चुअली वो ये होता है, अल्फा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ द ग्रेडियंट्स, जी1 स्क्वायर, जी2 स्क्वायर, ये आगे बताऊंगा, अभी तो लिख दिया भले ही मैंने, ऐसे होता है वो। तो कह रहा है कि भाई यदि ग्रेडियंट धीरे धीरे, यदि ये सम बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि सम बढ़ेगा तो ओवरऑल रेशियो घटेगा, और कहीं ऐसा ना हो जाए ये टेंड टू जीरो कर जाए, तो मेरे को वेनिशिंग ग्रेडियंट डिसेंट प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। ये प्रॉब्लम सर आपने आरएनएन में भी बोली थी कल की क्लास में, है ना। कल आपने वहां जनरेटिव यूआई में बोला था, वेनिशिंग ग्रेडियंट डिसेंट में आरएनएन फंसता है, इसलिए तो एलएसटीएम लगाया था, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो वो यही कर रहा है, ये समस्या। आपने कहा डायनेमिक बनाना है, बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है, अच्छे विचार हैं आपके, लेकिन इन विचारों में कुछ समस्याएं भी हैं। वो ये हैं कि तुमको कम करना है लर्निंग रेट, और कैसे करोगे? करोगे कैसे? कोई नया से, क्योंकि क्योंकि एक समस्या और है। देखो भाई, तुम मन से ही और ज्यादा से ज्यादा पैरामीटर भी ज्यादा इंक्लूड नहीं कर सकते हो। आप वैसे ही मोमेंटम में वी और बीटा तो लेकर बैठे ही थे, मोमेंटम ले लिया आपने, और मोमेंटम का कोइफिशिएंट भी ले लिया। आगे आपने बोला नेस्ट्रो, ठीक है, तो यहाँ आपने एक आध स्टेप और बढ़ा दी, ये भी करके बैठे हुए थे। अब आप बोलते हो कि सर डायनेमिक करना है लर्निंग रेट को, तो क्या और कोई पैरामीटर लोगे? भैया जितने ज्यादा पैरामीटर लोगे ना, उतने तुमको पता ही है क्या करना है। फिर बोल रहा हूँ, रिसर्च क्या कहती है कि ये पैरामीटर कम, पैरामीटर जितने ज्यादा ले लिए उतने उतना उतना हैवी मॉडल बन जाएगा तुम्हारा। तो एलएलएम वाले भी क्या करते हैं, हमने 2 बिलियन पैरामीटर पे ट्रेन करा, हमने 8 बिलियन पे पैरामीटर पे ट्रेन करा। 2 बिलियन वाला लाइट वेट, 8 बिलियन वाला हैवी वेट। योलो मॉडल में भी क्या था? योलो 10 में कितने वर्जन बताए थे मैंने? नैनो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। ये सब क्या है? अलग अलग पैरामीटर्स पे हैं ये। अब तुम जितने ज्यादा पैरामीटर बढ़ाओगे तुम फिर फंसोगे कि सर अल्फा को कम करने के लिए, तो उन्होंने बोला पैरामीटर तो नहीं बढ़ा रहे, पैरामीटर अलग करेंगे दिक्कत हो जाएगी। अल्फा वैसे ही है हमारे पास, बीटा और ले लिया, वी और है, और क्या करें हम? तो तभी इन्होंने अल्फा को डायनामिक बनाने के लिए नीचे उन्होंने ग्रेडियंट डिसेंट से डिवीजन मारी स्क्वायर करके। ग्रेडियंट तो निकालेंगे निकालेंगे, इसी का जो निकाल रहे हैं उसी का इस्तेमाल करो ये लफड़ेबाजी करने में। ये दिमाग है, ठीक है। क्या लगा, इसी को अल्फा को इसी से डिवाइड मारा ताकि ये डायनामिक बन जाएगा। कम हो रहा है ना, ये रेशियो तो कम हो रहा है। पहले क्या था? डब्ल्यू डैश इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा वी। अब क्या हो जाएगा? डब्ल्यू डैश इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फा बाय ग्रेडियंट्स का स्क्वायर इंटू वी। तो ये ऑब्वियसली डायनामिक इन नेचर है, कम हो रहा है। लेकिन फिर उन्होंने ये लफड़े गिना दिया आपको 3 पॉइंट। बोला कि लर्निंग रेट मोनोटिकुलर डिक्रीज हो रहा है, भैया गिरते चला जा रहा है, ठीक है। और जैसे से गिर रहा है एक समय बाद बहुत स्मॉल हो जाएगा, और
उसको सेट कैसे करोगे? इट नीड्स टू बी सेट बाय डूइंग द इनिशियल ग्लोबल लर्निंग रेट। मतलब ये तो जो बोला बोला, इतनी अंग्रेजी तो मैं, ठीक है, मेरे को तो, मैं तो टेक्निकली समझता हूँ बात को। बस सीधी सी बात है कि उसने कहा कि कम हो रहा है, कम होके वैनिशिंग ना हो जाए, फिर तुम काहे की लर्निंग करवाओगे? मतलब वो लर्निंग रेट है दादा, लर्निंग रेट है, लर्निंग नो तो सीखना है। उसको तुमने डायनेमिक करा, अच्छी बात है, लेकिन वही तो सीखने वाली चीज है। तो उसको जीरो कर दोगे तो फिर काहे का सीखोगे? तो ये स्थिति है, ये चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो आपको इसी इंटरेस्ट के साथ यहाँ पर मैं